हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के एसी करंट सर्किट्स टॉपिक की। जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, इस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के किस किस टॉपिक को हमने पढ़ लिया था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ लिया था प्योर रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के साथ अगर हम किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स को, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को कनेक्ट करते हैं तो किस तरह का बिहेवियर उनका होता है। फिर हमने एलसीआर को कंबाइन करके पढ़ा था। फिर हमने स्टडी किया था कि अगर रेजोनेंस कंडीशन हो तो क्या होता है। उसके बाद रेजोनेंस के बाद हमने ट्यूनिंग को पढ़ा कि ट्यूनिंग कैसे होती है और उसके लिए वो उनके सर्किट्स या फिर उनकी बेसिकली जो पावर होती है उस पावर की स्टडी हम लोग पेंडिंग छोड़ दी थी। पावर की स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले का रेजोनेंस तक हमने सब कुछ स्टडी कर लिया था। अच्छा, आज हम लोग पावर भी पढ़ने वाले हैं, बेसिकली पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर कितनी होती है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है और क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो मैं पावर को पहले एक्सप्लेन कर दूं कि पावर होता क्या है इन टर्म्स ऑफ करंट तो या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर जनरली आपने पढ़ा था क्लास 11th में, तो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट। ये होता है। तो इसमें हमने वर्क डन को पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W = V × Q। ऑलराइट, यहां से अगर मैं करंट की टर्म्स में Q को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, W = V × Q इज व्हाट, I × T। भाई करंट क्या होता है, I = Q/T, तो Q = व्हाट, I × T। और अगर मैं टाइम को धर लिया हूं तो क्या, W/T = V × I, और W/T इज व्हाट, पावर। दैट मीन पावर इज व्हाट, V × I। अगर हम लोग बात कर लें डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट करंट में ये एक सीधी लाइन है, ये इसकी करंट की पीक वैल्यू, ये टाइम एक्सिस, ये आपका करंट एक्सिस। तो यहां से आपके पास जो I की वैल्यू है वो भी फिक्स है और जो V की वैल्यू है वो भी फिक्स है, क्योंकि V भी इसमें कांस्टेंट नहीं होता है, एक स्टेडी रेट में होता है, और I भी इसमें स्टेडी रेट में होता है। ये DC में ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं AC की बात करूं तो क्या, अगर मैं AC की बात करूं तो वहां पर सब कुछ वेरिएबल है, सब कुछ इंस्टेंट के साथ चेंज होता रहता है, करंट भी और पोटेंशियल भी। तो इस कंडीशन में पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर पाए पॉसिबल नहीं। उसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी होती है, और वो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी होती है और क्या उसका डेरिवेशन, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, आइए मैं डिस्कस करता हूं। इसलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पावर इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बट किसी इंस्टेंट के लिए तो इसको यूज किया जा सकता है। कैसे यूज करते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं, इसको मैं हटा देता हूं और हम लोग अब पावर कैलकुलेट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट की जाती है एसी सर्किट्स में। देखिए मेरी बात को ढंग से सुनिएगा बच्चों। सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हर साइकिल में ऐसे, ये है साइकिल, ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, तो हम एक सिंगल साइकिल के लिए इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पावर इन वन साइकिल, एक साइकिल में कितनी पावर होगी। तो पावर का फॉर्मूला अपने पास होता है P = V × I, या आप उसको कह सकते हैं E × I। E × I, E भी क्या है, EMF वोल्टेज। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास, E की इक्वेशन क्या है, अगर ये करंट है या फिर ये EMF है और करंट ऐसे थोड़ा छोटा होता है, ये करंट है, तो E की वैल्यू यहां से आएगी E0 sin ωt, और I की वैल्यू आएगी I0 sin ωt, राइट। तो हम यहां से E और I की वैल्यू पुट करना चाहेंगे इसमें। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस पावर, दैट मीन्स P = E की वैल्यू कितनी है, ये sin ωt, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हमने फेज डिफरेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो इनके बीच में फेज डिफरेंस मान लीजिए पाया गया, ωt - phi। ऑलराइट, तो हमने ये करंट की इक्वेशन समझी, इसके बीच में हमने इस करंट और EMF के बीच में कितना फेज डिफरेंस कर दिया हमने, फाई का फेज डिफरेंस कर दिया कि जो करंट है वो उससे पीछे चल रहा है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो E की वैल्यू क्या हुई, E0, साथ में I0 को भी लिख लेते हैं। अब ये साइन एक साथ आ जाएंगे, एक तो आएगा sin ωt और दूसरा आएगा sin ωt - phi, ये ऐसा, राइट। तो अब हमें इसे सोचना है कि किस तरह से हम इसको मैथमेटिकल जुगलरी करके, मैथमेटिक्स का यूज करके किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ का शायद आपको कंप्लीट पूरे का पूरा नजर आ रहा होगा साइड में, हाँ पूरा नजर आ रहा है आपको, राइट, ये विजिबल है। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों अगर इंस्टेंटेनियस पावर के इसको हमें आगे बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें मैथमेटिक्स जुगलरी करते हैं, मैथमेटिक्स चेंज करते हैं, क्या कि हम इसको E0/I0
2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। भाई ध्यान से सुनने वाली बात है ये। यहाँ से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज कर सकता हूँ? तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा। क्या फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हुआ करता है 2, देखो मैं आपको एक बात और बताऊंगा अभी, 2 साइन ए साइन बी। एक मैंने इसी को इंटीग्रेट करके टाइम के रिस्पेक्ट में पहले तब हमने निकाला था हीट लॉस, यानी कि तब हमने बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू निकाली थी या हमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी, तब मैंने इसको डेरिवेट किया था। आज मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं। उससे करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, मैं इससे बता रहा हूं तो भी रिजल्ट सेम ही आना है, राइट। तो 2 साइन ए साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है भाई? ये जो इक्वेशन है इसको मैं अगर यहां पे यूज करता हूं तो देखिएगा क्या होगा। यहां से रिजल्ट बन जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन, ये आपका क्या हो गया ए और ये आपका क्या हो गया बी। तो क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी। तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए कॉस ए कितना है आपका? ओमेगा टी, ए माइनस बी, बी कितना है आपका? ओमेगा टी, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5। देखो मैंने खत्म किया, यहाँ पे टर्मिनेट किया इसको, राइट, ये ऐसे टर्मिनेट किया। अब कॉस के बाद हमने क्या लिया? यहाँ पे माइनस का साइन, ये वाला कॉस। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी, ए कितना है आपका? ओमेगा टी। बहुत डिटेल में मैं बातें कर रहा हूँ बच्चों आपसे, तो आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना भी चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ से मैंने ये इसमें इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या बन जाता है? तो ये बन गया आपके पास ए नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस ओमेगा टी से ओमेगा टी मर गया, तो यहाँ पे क्या बचता है? कॉस 5 माइनस ओमेगा टी कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 2 ओमेगा टी माइनस 5। और ये आपके पास जो इक्वेशन चलती आ रही है ये आपके एवरेज पावर की बातें हो रही हैं। अगर एवरेज पावर की बातें हो रही हैं तो टोटल टाइम पीरियड टी में, बच्चों ये बात भी ध्यान से सुनना मेरी, अब टोटल टाइम पीरियड टी में इसमें अगर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो एक बारी प्लस और एक बारी माइनस, कितना आता है? ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की वैल्यू। तो आंसर ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन पूरे का पूरा 0 हो जाता है। दिस इज टाइम डिपेंडेंट, और अगर ये टाइम डिपेंडेंट है तो यहां से cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 हो गया तो अपने पास अब ये पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या बच गया? दैट पावर एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5। ये आपके पास पावर एवरेज का फॉर्मूला आया। आई थिंक नीचे वाला पार्ट भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक की पूरी कहानी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। इसको मैं थोड़ा सा अगर और चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई नॉट बाई 2 आई नॉट बाई 2 करूँगा तो ये 2 तो ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या करता हूँ? √2 कर लेता हूँ। कैसे? ई नॉट बाई √2 और आई नॉट बाई भी √2, आई नॉट बाय √2 और साथ में कौन? cos 5। ये भी फॉर्मूला कहा जा सकता है भाई साहब। हो सकता है अगर आप और इसको एलिब्रेट करना चाहें और इसको एक्सपेंड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं ई नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 और cos 5 को क्या लिखूंगा? देखो यहां से हमने पढ़ा था एक इम्पीडेंस ट्रायंगल, उस इम्पीडेंस ट्रायंगल में अगर ये 5 है और ये आपका XL माइनस XC था और ये आपका Z और ये आपका R, तो यहाँ से अगर मैं cos 5 निकालूंगा तो बताइए cos 5 क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद बेस हर बोले हाइपोटेन्यूज Z, यानी कि cos 5 को मैं R बाई Z लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको क्या लिख दिया? R बाई Z। और भी आप करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा होगा। ई नॉट बाय √2 क्या होती है? ई की RMS वैल्यू, ई RMS।
आई नॉट बाय रूट टू क्या होता है, आई की RMS वैल्यू, आई RMS, और आई आर बाई जेड किसके बराबर है, कॉस फाई लिख लो या आप आर बाई जेड लिख लो, वो आपकी मर्जी की बात है। ये आपको मैंने बताया कि पावर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, कैसे कैलकुलेट होगा, क्या इसकी कंडीशन सिचुएशंस हैं, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये इस फाई फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है कि पावर कितनी है। तो अब हमें ये बात भी पढ़ लेनी चाहिए कि इस फाई का क्या रोल है, कब ये पावर मैक्सिमम होगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होती है, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होती है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होती है। तो आप इसे प्लीज लिख लें, उसके बाद मैं आपको इसके कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस करूंगा। राइट ऑन इट, लिख लीजिएगा इसे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या कि अगर मान लीजिए हमारे LCR सर्किट में या हमारे सर्किट में या हमारे किसी भी AC सर्किट में वैल्यूज जो हैं, जस्ट होल्ड ऑन, राइट, तो हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे। प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है बच्चों, केवल R जुड़ा होता है और वहां पर फेज डिफरेंस कितना होता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं मैं, तो उसमें जो फेज डिफरेंस होता है, दैट फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0। अगर फाई इज इक्वल टू 0 है तो यहां से आप खुद समझ रहे होंगे कॉस फाई की वैल्यू हमें चाहिए होती, तो कॉस फाई कितना हो गया, 0 के 1, राइट, क्योंकि कॉस 0 1। अब यहां से अगर मैं इसमें पावर एवरेज निकालना चाहूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर एवरेज इज इक्वल टू आई RMS E RMS into cos phi. The value of cos phi is 1. Then the result is what? I RMS E RMS into 1. This is the power in case of pure resistive circuit. अगर हम सेकेंड केस की बात करें, तो अगर हम प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट ले तो क्या होगा, लेते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात हम लोग करें, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 का। कौन आगे चलता है भाई साहब, बताएंगे आप मुझे, जरा लिखे कमेंट बॉक्स में कि कौन आगे चलता है, लिख दो, नहीं लिख पा रहे, लिखना चाहिए था। तो फेज डिफरेंस π/2 का है। आगे चलता है कौन इसमें, आगे चलता है इसमें करंट, पीछे चलता है EMF, करंट लीड करता है। तो इसका मतलब फाई कितना हुआ यहाँ पे, π/2, और cos फाई यानी कि cos π/2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इस केस में पावर एवरेज कितनी होगी, तो इस केस में जो पावर एवरेज होगी, दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू व्हाट, आई RMS E RMS इंटू कॉस π/2, और cos π/2 कितना इसमें, 0। तो इस तरह से इसमें जो पावर होगी वो पावर 0 हो जाती है। नंबर थर्ड केस इज व्हाट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो हम अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की, हमने कैपेसिटिव की बात की, प्योर इंडक्टिव की बात करें तो क्या, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर लें तो वहां पर भी फेज डिफरेंस कितना होता है, तो वहां पर भी फेज डिफरेंस तो π/2 ही होता है भाई, है ना। तो इस केस में भी cos π/2 कितना आ जाएगा, फिर से 0। तो पावर इस केस में भी कितनी हो जाएगी, P एवरेज इज इक्वल टू आई RMS इंटू E RMS इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर हमसे बात की जाए, फोर्थ केस की बात करूं मैं, LCR सर्किट की बात करें वो, तो वहां पर हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी होती है, तो फाई की वैल्यू वहां पर होती है, फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC/R। और इसमें आप जो पुट करते हैं वैल्यूज, वो वैल्यूज क्या पुट करते हैं, दैट वैल्यूज इज व्हाट, अगेन E RMS आई RMS इंटू कॉस फाई, और ये फाई की वैल्यू आप यहां से पुट कर देंगे। ऑलराइट, तो ऐसे हम लोग LCR सर्किट में भी निकाल सकते हैं। मैंने इंडिविजुअल बताया LC और R में क्या होगा, और फिर LCR में क्या होगा ये बताया। अच्छा, अगर मैक्सिमम की बात हम करना चाहें, क्या कि हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, कब डिसिपेट होगी, तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन होगी रेजोनेंस पर, मैक्सिमम पावर एट रेजोनेंस कंडीशन, या एट रेजोनेंस कंडीशन अपने आप आ जाएगी। मैक्सिमम पावर क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन, वहां पर XL बराबर
XC होता है रेजोनेंस में। अगर ये बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो एक प्योर रेसिस्टिव सर्किट हो गया और वहां पर फेज डिफरेंस कितना होता है इस केस में, इस केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, दैट फेज डिफरेंस इज 0। दैट्स व्हाई द मैक्स पावर इज व्हाट, IRMS into cos phi which is 1। that means जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर इज व्हाट, IRMS बस, क्योंकि ये तो क्या हो गया cos phi तो आपका 1 हो जाता है। तो यहां से हम लोगों ने मैक्सिमम पावर निकालने की बात की। इस तरह से हम लोग बच्चों पावर की बात इन एसी सर्किट्स में कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। पावर से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप तब तक प्लीज ये सभी लेक्चर्स, एसी सर्किट के पूरे लेक्चर्स देखते रहिएगा, सारी चीजें आप डिस्कस करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे, उसमें लोग पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट और आगे के टॉपिक एलसी ऑसिलेशन, सारी चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन प्लीज आप पूरी वीडियोस देखिए, सारे मैंने प्लेलिस्ट में इसकी बना दूंगा। सारी वीडियोस में एक सिंपल टॉपिक बेसिक से और हायर लेवल तक के क्वेश्चंस तक, हायर लेवल तक के टॉपिक्स तक पढ़ाता जा रहा हूं, हर चीज को कवर करते जा रहा हूं। इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको नोट्स इसके व्हाट्सअप करता रहूंगा, आप मुझे इस पर मैसेज करें। तो आप प्लीज पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, वीडियो को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।